आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आ चुकी है। ये वैकेंसी आई है, इसका एडवर्टीजमेंट आया है 2 नवंबर को। फॉर्म फिल किए जाएंगे 9 नवंबर से लेके 8 दिसंबर तक। और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर ईएफएम सब्जेक्ट का सिलेबस। देखो, जो भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, राजस्थान में कॉमर्स को 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड किया। जो मास्टर्स की जाती है कॉमर्स में, मास्टर्स इन कॉमर्स एमकॉम, वो यहाँ पे एबीएसटी, ईएफएम एंड बीएडीएम, इनमें अलग अलग होती है। तो अगर कोई राजस्थान का स्टूडेंट है जिसने एबीएसटी से एमकॉम किया है, वो सिर्फ एबीएसटी में अप्लाई कर सकता है। जिसने मास्टर्स ईएफएम से किया है वो ईएफएम में अप्लाई कर सकता है। जिसने मास्टर्स बीएडीएम से किया है वो बीएडीएम में अप्लाई कर सकता है। लेकिन अगर किसी ने राजस्थान के बाहर से एमकॉम किया है जहाँ पे सिर्फ कॉमर्स में होता है, वो इनमें से तीनों में अप्लाई कर सकता है। तो आप अपना सब्जेक्ट और प्लस नेट होना चाहिए कॉमर्स में, और किसी के पास पीएचडी है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम सिलेबस देखते हैं तो ईएफएम का क्या सिलेबस है। तो देखो, 3 पेपर होंगे, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 150 क्वेश्चंस होंगे, ड्यूरेशन होगा 3 आवर्स, नेगेटिव मार्किंग भी होगी, एंड जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 75 मार्क्स होंगे पेपर 1 के। पेपर 1 में आपको ये 5 यूनिट पढ़नी है। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, पब्लिक फाइनेंस, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। तो ये जो 5 यूनिट्स है, इनसे टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे, हाफ मार्क्स ईच, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। इसके बाद पेपर 2 जो भी सब्जेक्ट का ही होगा, पेपर 2 में पढ़ना है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। इनका डिटेल्ड जो सिलेबस है वो भी अभी हम आगे देखेंगे। अभी ये सिर्फ इनके यूनिट्स के क्या नाम है वो देख रहे हैं। तो बैंकिंग, इंटरनेशनल फाइनेंस, सिक्योरिटी एनालिसिस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ये सब है पेपर 2 में। सेम पेपर 1 के जैसे पेपर 2 150 क्वेश्चंस होंगे, टोटल मैक्सिमम मार्क्स होंगे 75, ड्यूरेशन 3 आवर्स, और यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग तीनों पेपर में है। और इसके साथ साथ 3rd पेपर होगा जो कि जनरल स्टडीज़ ऑफ राजस्थान से रिलेटेड होगा। इसमें राजस्थान की हिस्ट्री, राजस्थान का कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और इसमें आएंगे टोटल 100 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 150। तो टोटल तीनों पेपर के मार्क्स हो गए 200। और ये जो 3rd पेपर है उसका ड्यूरेशन है 2 आवर्स, और यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। अब हम जो पेपर 1 और पेपर 2 है उसका डिटेल्ड सिलेबस देखते हैं क्या है, और ये कहाँ से पढ़ा जा सकता है। तो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ में पढ़ना है नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये सारे ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के टॉपिक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में तो ये बीकॉम 1st ईयर की बुक में मिल जाएगा, अजमेरा बुक कंपनी या फिर आरबीडी, दोनों ही बुक काफ़ी अच्छी है। तो नेचर एंड स्कोप ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, देन बेसिक फीचर्स ऑफ कौटिल्य अर्थशास्त्र, ये आपको 11th की बुक में मिलेगा, 11th कॉमर्स, आरबीएससी। कंज्यूमर बिहेवियर, डिमांड एनालिसिस, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, प्राइसिंग अंडर वेरियस मार्केट कंडीशंस, प्रोडक्शन थ्योरी, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी। डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी में रेंट, वेज, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट, ये चारों थ्योरीज है।
देन नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का कंसेप्ट पढ़ना है, नेशनल इनकम के मेथड्स पढ़ने हैं, कंपोनेंट्स, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशन, तो पूरा नेशनल इनकम ही कवर हो गया है। उसके बाद कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरीज ऑफ बिजनेस साइकिल्स एंड रीसेंट ट्रेंड्स, ये सारे टॉपिक वैसे आपको फर्स्ट ईयर की बुक में मिल जाएंगे। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ग्रोथ। नेक्स्ट यूनिट है इंडियन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, पॉवर्टी, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। देखो वैसे तो ये 11th कॉमर्स की जो इकोनॉमिक्स की बुक होगी उसमें मिल जाएंगे ये टॉपिक, और अगर इनका डिटेल्ड पढ़ना हो तो ये फिर ग्रेजुएशन लेवल की बुक में मिलेंगे। तो आपको 11th की बुक भी पढ़नी है और साथ में ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स भी पढ़नी है। पॉलिसी कमीशन इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियल वर्सेस एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इनसे हर टाइप के क्वेश्चन कवर हो सकते हैं। जैसे कि ये प्राइवेटाइजेशन है तो प्राइवेटाइजेशन कब आया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट, फिर नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। ये EFM BCom सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर के बुक्स में ये टॉपिक्स मिलेंगे, और इसके साथ साथ 11th कॉमर्स की इकोनॉमिक्स की बुक में भी इनसे रिलेटेड बेसिक आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यूनिट है पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, इसमें पढ़ना है नेचर, कंसेप्ट, फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस की बुक, पब्लिक फाइनेंस की ही बुक आती है, तो पब्लिक फाइनेंस की बुक में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स और प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन, इनके लिए देखो इसका सिर्फ नाम लिखा हुआ है, लेकिन डायरेक्ट टैक्स एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है। डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स पूरा आता है, तो इनकम टैक्स तो खुद ही कितना बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन आपको एकदम डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट फिर भी उसका समराइज हुए तो पढ़ना है, क्योंकि अगर इन्होंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस तो फिर वो इसके अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में GST, बेसिक कस्टम ड्यूटी, मतलब कस्टम लॉ, तो GST और कस्टम लॉ भी आपको स्टडी करना है, और यहाँ साथ में इनकम टैक्स भी पढ़ना है। इसके बाद टैक्स इम्पैक्ट, टैक्स इंसिडेंस, टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस, तो ये तीनों का एक तो डिफरेंस कि टैक्स इवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग का कंसेप्ट भी आता है, तो ये सब आपको पता करना है। आपको शायद एक क्वेश्चन में एक सिचुएशन दे दे और ये पूछ ले कि क्या वो टैक्स इवेजन में फॉल होता है या टैक्स अवॉइडेंस में फॉल होता है, तो इनका पहले कंसेप्ट समझना है और फिर इनका डिफरेंस समझना है। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेजेस, जो ये थ्योरी है इसको पढ़ना है। थ्योरी में ये भी ध्यान रखना है कि ये थ्योरी किसने दी और कब दी है, ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं। पब्लिक डेट एंड पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक डेट के क्या क्या सोर्सेज हैं, पब्लिक रेवेन्यू के क्या सोर्सेज हैं। सेंट्रल बजट के बारे में अच्छे से पढ़ना है। मेजर चैलेंजेस इन द बजट, डेफिसिट फाइनेंसिंग एंड जीएसटी तो वही इनडायरेक्ट टैक्स में आ चुका है, लेकिन इसका अलग से भी लिखा है, तो जीएसटी पे थोड़ा ज़्यादा, जीएसटी टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से कवर करना, क्योंकि अब जब जीएसटी आने के बाद एग्ज़ाम हो रहा है फर्स्ट टाइम, तो जीएसटी से अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो जीएसटी को तो आपको अच्छे से ही करना है। इसके बाद पब्लिक फाइनेंस के बाद नेक्स्ट यूनिट है मॉनेटरी इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स कंसेप्ट्स,
scope, importance and components of money. मनी का कंसेप्ट, मनी का स्कोप, इम्पोर्टेंस, कंपोनेंट्स, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, मॉनेटरी पॉलिसी, कंसेप्ट, ऑब्जेक्ट एंड लिमिटेशन, टेक्निक्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, कंसेप्ट, काइंड, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल, monetary policy in India, money and capital market in India, multiplier and accelerator. तो ये सब कंसेप्ट आपको मॉनेटरी इकोनॉमिक्स यूनिट में पढ़ने हैं, जो कि आपके पेपर 1 में है. तो ये सब मैटर कहाँ मिलेगा? तो ये आपको हो सकता है किसी एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स की कोई बुक आती हो मार्केट में मिल जाए, बट यहाँ पे तो ऐसा बुक नहीं मिलती है राजस्थान में. तो यहाँ पे क्या है, इनको अलग अलग आपको कहीं सोर्सेज से लेना पड़ेगा. जैसे मनी वाला जो ये कंसेप्ट है, ये आपको 12th की इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा. उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी, ये आपको ग्रेजुएशन लेवल वाली बुक में मिल जाएगा. मॉनेटरी पॉलिसी, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, मनी एंड कैपिटल मार्केट, तो ये जनरल कंसेप्ट है, आपको कहीं पे भी मिल जाएगा. कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है. जो कैपिटल एंड सिक्योरिटीज़ लॉ पढ़ रहे हो तो उनकी बुक में भी ये मिल जाता है, मनी एंड कैपिटल मार्केट इन इंडिया. और ये मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, ये कंसेप्ट भी आपको ग्रेजुएशन लेवल वाली बुक में मिल जाएगा. हो सकता है आपको एक बुक में ना मिले ये सब, तो आपको अलग अलग बुक से इन सबको कवर करना पड़े. नेक्स्ट यूनिट है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान. इकोनॉमी ऑफ राजस्थान की मार्केट में बुक अवेलेबल है, जिसमें आपको ये सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे कि राजस्थान के बेसिक फीचर्स क्या है, एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉस्पेक्टस है, चैलेंजेस है, इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है, टूरिज्म डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स राजस्थान में, इकोनॉमिक प्लानिंग इन राजस्थान, स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन राजस्थान. राजस्थान में कौन कौन से स्पेशल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो उनका नाम, किस ईयर में वो स्टार्ट हुए, किसने उनको स्टार्ट किया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो ये सब टॉपिक्स पढ़ने हैं इकोनॉमी ऑफ राजस्थान. यहाँ तक आपका पेपर 1 का सिलेबस कंप्लीट हुआ. अब पेपर 2 में क्या पढ़ना है, तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. देखो इनसे ना, ये जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है, IDBI, SFCI, FCI, इन सब में किसी एक से तो ये क्वेश्चन आएगा कि ये कब स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ. तो आपको इन सब की डेट, ईयर, और अगर कोई स्पेसिफिक कमिटी की वजह से ये बैंक्स स्टार्ट हुए हैं तो वो आपको अच्छे से लर्न करना है, उनसे क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में. बैंकिंग का सिलेबस देखते हैं. तो इम्पोर्टेंस ऑफ बैंकिंग टू बिजनेस, बैंकिंग की क्या इम्पोर्टेंस है, टाइप्स ऑफ बैंक एंड देयर फंक्शंस, इंडिया में कौन कौन से बैंक्स काम करते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, रूरल बैंकिंग. तो RBI जब आप पढ़ो तो RBI की पूरी हिस्ट्री पढ़ो कि कब RBI स्टार्ट हुआ, RBI से पहले कौन से बैंक थे, उसके बाद RBI की कौन सी ब्रांच थी जो नाबार्ड में ट्रांसफ़र कर दी. तो ये इन्होंने सिर्फ नाम लिख दिया है, लेकिन हमें इसको पूरा अच्छे से डिटेल में स्टडी करना है. RBI के बारे में वो कुछ भी पूछा जा सकता है. उसके बाद नाबार्ड एंड रूरल बैंकिंग. तो रूरल बैंकिंग में नाबार्ड का रोल, और कौन कौन से बैंक है जो रूरल बैंकिंग में ऑपरेट कर रहे हैं, रूरल एरियाज में ऑपरेट कर रहे हैं. फिर बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स जो आए थे वो पूरे स्टडी करने हैं. NPA, नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स जो हैं उनको स्टडी करना है. ई बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग में IDBI, SFCs, IFCI, UTI, SIDBI, इनको स्पेसिफिकली इनका नाम लिखा है. तो इन 5 के बारे में तो हम सब कुछ पता होना चाहिए, एग्जाम में वो कुछ भी पूछ सकते हैं.
देन रीजनल वेरिएशन इन कॉमर्शियल बैंकिंग डेवलपमेंट इन इंडिया, कॉमर्शियल बैंकिंग डेवलपमेंट में क्या क्या रीजनल लेवल पे वेरिएशंस है उनको स्टडी करना है। देन चैलेंजेस बिफोर कॉमर्शियल बैंक, 21st सेंचुरी में क्या क्या चैलेंजेस आए हैं कॉमर्शियल बैंक्स के सामने, वो चैलेंजेस पढ़ने हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर इन इंडिया, बैंकिंग सेक्टर अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उन प्रॉब्लम्स को पढ़ना है। और फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स इन इंडिया, कौन कौन से फाइनेंशियल सेक्टर के लिए रिफॉर्म्स हुए हैं इंडिया में। देखो इनमें भी आप जब स्मार्ट स्टडी करो तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ये क्वेश्चन है, इससे रटने वाला क्वेश्चन बनता है, तो आप पे जब भी नोट्स बना रहे हो, पढ़ रहे हो, तो इनसे रिलेटेड एक अलग नोटबुक रखो कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओ उससे पहले भी आप ये सब पढ़ सको, क्योंकि इनमें कन्फ्यूज़न रहता है लास्ट टाइम तक, तो इनका अच्छे से रट्टा मारना है। ऐसे ही सेम कैपिटल एडुकेशन नॉर्म्स में भी रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं। ये नाबार्ड जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन वैसा बन रहा है कि ईयर लर्न करने हैं या कोई पर्टिकुलर परसेंटेज लर्न करना है, तो उनका आप अलग से नोट्स बनाओ ताकि आप उसको एग्ज़ाम से पहले प्रॉपरली रिवाइज कर सको। और उसके अलावा ये सब जो चीज़ें जैसे चैलेंजेस हैं, ये जनरल क्वेश्चन है, ये आप वैसे भी एक बार पढ़ लोगे तो आप नहीं भूलोगे, लेकिन ये चीज़ें जो भूलने वाली है, जो डेंजर का साइन है, इनको आपको अलग से नोटबुक में लिखना है ताकि आप एग्ज़ाम से पहले इनको लर्न कर सको। नेक्स्ट यूनिट इंटरनेशनल फाइनेंस एंड फॉरेन एक्सचेंज, नेचर एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, GDR ADR, ये सब भी आपको एक बुक में नहीं मिलेगा, तो आपको इनके लिए कोई अलग अलग बुक देखनी पड़ेगी। तो जैसे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब तो आपको EFM के बुक्स में मिल जाएगा, IBRD, ADB, EXIM, ECGC, फॉरेन एक्सचेंज रेट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सब अगर आपको ऐसे नहीं मिले तो ये टॉपिक है CA फाइनल SFM में। तो CA फाइनल SFM की बुक आप कैसे ले सकते हो, तो आपको जाना है ICI की साइट पे, उसमें बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में फाइनल में पेपर 2 होगा, पेपर 2 SFM का है, उसमें आप उसको लिंक को ओपन करोगे तो वो पूरे चैप्टर वाइज बुक खुल जाएगी, उसमें फॉरेन एक्सचेंज का पूरा टॉपिक है, तो आप ये टॉपिक वहाँ से कवर कर सकते हो, आपकी अच्छे से डिटेल्ड स्टडी हो जाएगी। और इससे ऊपर वाले जो चैप्टर है ये आपको EFM की बुक में मिल जाएंगे। तो ऐसे आपको टॉपिक वाइज स्टडी करनी है, जो भी टॉपिक वैसे आपको नहीं मिल रहा फिर वो ऑप्शन बचता ही है यूट्यूब का, लेकिन जहाँ तक वो बुक से स्टडी करना ताकि आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा है कि आपने उस टॉपिक को पूरा कवर किया है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। देखो ये भी अगर आपको कहीं नहीं मिले तो ये आपको मिल जाएगा उसी CA फाइनल SFM की बुक में। मैनेजमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ को कैसे मैनेज किया जाता है, सिक्योरिटीज़ में क्या शेयर्स, डिबेंचर्स, अदर सिक्योरिटीज़, बॉन्ड्स, UTI, इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ये भी अच्छे से करना, प्राइमरी मार्केट की कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ प्राइमरी में डील होती है, प्राइमरी मार्केट कौन सा है, सेकेंडरी मार्केट क्या है, तो ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट ऑपरेशंस। फ्यूचर ऑफ क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया, क्रेडिट रेटिंग का क्या फ्यूचर है इंडिया में, और क्रेडिट रेटिंग का बेसिक कंसेप्ट भी पूरा पढ़ना कि कौन कौन सी रेटिंग दी जाती है, उन रेटिंग का क्या, उन रेटिंग का क्या मतलब है, जैसे A+ रेटिंग अगर दी जा रही है तो उसका क्या मतलब है, तो ये सब एकदम डिटेल में पढ़ना।
देन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ न्यू इशू मार्केट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट के साथ साथ अगर कोई न्यू इशू मार्केट होता है तो उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी, म्यूचुअल फंड से इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन का टॉपिक है, कैसे इन्वेस्टर्स का प्रोटेक्शन होता है म्यूचुअल फंड में। रेगुलेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने के लिए जो सेबी है, तो सेबी के बारे में पूरी डिटेल में पढ़ना है। सेबी कब आया, सेबी के काम क्या है, सेबी का ऑब्जेक्ट क्या है, पूरा सेबी भी पढ़ना पड़ेगा। तो ये होगा सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। नेक्स्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए बीकॉम सेकेंड ईयर EFM MR अग्रवाल की बुक है, बहुत अच्छी बुक है, उसमें आपका ये पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ FM जनरल थ्योरी टॉपिक। देन कैपिटल बजटिंग, काइंड्स ऑफ बजटिंग, फ्लेक्सिबल, कैश, मास्टर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग लिवरेज, फिर रेशियो एनालिसिस, फंड फ्लो, कैश फ्लो एनालिसिस, मार्जिनल कॉस्ट एनालिसिस, मैनेजमेंट ऑफ इनकम, रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड पॉलिसी, बोनस इशू और मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो ये सारा इस बुक में कवर हो जाएगा, ये सारे टॉपिक। MR अग्रवाल, बीकॉम सेकेंड ईयर EFM सेकेंड। और ये प्रैक्टिकल बोल सकते हैं क्योंकि इनसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं, तो हो सकता है रेशियो से क्वेश्चन आ जाए प्रैक्टिकल, फंड फ्लो का थोड़ा बहुत पूछ ले। तो रेशियो को तो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल बेसिस पे प्रिपेयर करना है, क्योंकि रेशियो के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि वर्किंग कैपिटल दे दिया, करंट रेशियो दे दिया, करंट असेट्स पूछ लिया, कुछ भी तरीके से। तो रेशियो को तो प्रैक्टिकल भी करना, क्योंकि रेशियो से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। और बाकी से जनरली थ्योरी ही पूछा जाता है, होने को ये सारे प्रैक्टिकल हैं, बट आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तो रेशियो में तो करना है, और बाकी थोड़ा बहुत कंसेप्ट प्रैक्टिकल का भी समझ लेना, और फोकस ज़्यादा थ्योरी पे ही रखना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद जो नेक्स्ट है वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये थोड़ा बहुत बिजनेस स्टैट्स का पार्ट है, थोड़ा बहुत क्या, मोस्टली सब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में है। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर बिजनेस स्टैट्स की बुक में आपको ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारे तो नहीं, यहाँ तक। कोरिलेशन मिल जाएगा, प्रोबेबिलिटी नहीं मिलेगा, प्रोबेबिलिटी के लिए आपको इंडेक्स नंबर मिल जाएगा बीकॉम फर्स्ट ईयर में। और ये सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, अनोवा, ये सब रिसर्च मैथडोलॉजी के पार्ट है यहाँ तक। तो अगर आपने ऑब्वियसली नेट क्लियर किया ही होगा, तो रिसर्च मैथडोलॉजी में आपने ये सब टॉपिक्स पढ़े होंगे। अब इनको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, तो रिसर्च मैथडोलॉजी की बुक आती है मार्केट में, आप उससे ये सारे टॉपिक कर सकते हो। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में आपने पढ़ा होगा ये सारे टॉपिक। PERT, CPM, गेम थ्योरी। और अगर आपके पास इसकी बुक नहीं हो तो ये भी आपको CA फाइनल एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग में मिलेगा। तो उसके अंदर ये सारा लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, PERT, CPM, क्यूइंग थ्योरी, ये सब वहाँ से आप कवर कर सकते हो। तो ये आपका सारा EFM का सिलेबस है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का। पेपर थर्ड राजस्थान की जनरल स्टडीज होगी, वो तो आपको खुद से ही कवर करनी पड़ेगी। थैंक यू।